जैन साथियों साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों लाइव क्लास देने में कुछ टेक्निकल परेशानी होने के कारण आज भी मैं लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूं। इसके लिए चलिए प्रैक्टिस सेट आज मैं आप लोगों को अपलोड कर दे रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। चलिए साथियों सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूं, क्योंकि अब सवाल जो है सबसे पहले इंग्लिश जो बीपीएससी TRE1 और TRE2 था उसमें सबसे पहले इंग्लिश था, लेकिन यहाँ पे पहले हिंदी ले आऊँ फिर इंग्लिश लूंगा। उसके बाद साइंस है, सोशल साइंस है, उसके बाद फिर मैथ है। इसमें 40 क्वेश्चन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसे आप जरूर देखिए। प्रैक्टिस सेट 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को इसमें हम कलेक्शन किए हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल है, व्याकरण के कितने खंड हैं? व्याकरण के साथियों चूंकि हम जानते हैं व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम अच्छी तरह से लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ सीख जाएं, वो व्याकरण है। तो व्याकरण में किस पर हम विचार करते हैं? पहले वर्ण पर विचार करते हैं, फिर शब्द पर विचार करते हैं, फिर वाक्य पर विचार करते हैं। अर्थात वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा नंबर का सवाल है आपका, देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है, अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करना कहलाता है। अपने विचार को, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं घर जा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ गया है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है। अपना विचार को अगर यदि आप किसी साथ बताते हैं तो क्या वो साझा करते हैं, विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तो क्या करते हैं? व्याकरण है? नहीं। गणित है? नहीं। इशारा है? नहीं। वो भाषा है साथियों। भाषा जो है लिखित या बोलकर, मौखिक और लिखित दोनों होता है, इसीलिए ये भाषा है। तो चलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए साथियों, तीसरा नंबर सवाल है साथियों। देखिए थोड़ा सा इसको जूम करना होगा। देखिए कह रहा है, वैसे शास्त्र जिससे मनुष्य को लिखना या बोलना शुद्ध शुद्ध आ जाए क्या कहलाता है? तो क्या उसे क्या कहते हैं? देखिए तो भाषा कहते हैं? नहीं। वही हम अभी तुरंत चर्चा किए थे ना कि वह शास्त्र या वैसा शास्त्र जिसकी सहायता से हम या जिसके अध्ययन करने से हम शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख जाएं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, फारसी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जिसकी सहायता से शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीख जाएं उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहते हैं। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बोलने का तरीका या सभी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ व्याकरण होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। देखिए इसमें कह रहा है, वर्ण क्या है? वर्ण साथियों यहाँ बहुत बड़ी चीज है, वर्ण के बारे में जानना बहुत बड़ी चीज है। भाषा की मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह। देखिए भाषा की जो मूल ध्वनि है, जैसे हम लोग बोलते हैं कल, बोलते हैं घर, अर्थात घर तो बोले तो घर मतलब रहने का जगह, लेकिन घर को बोलने में मूल ध्वनि क्या हुआ? घ र। उसी तरह क ल च ल, अर्थात मूल ध्वनि यही हुआ। तो मूल ध्वनि को ही, भाषा की मूल ध्वनि को ही वर्ण भी कहते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह। मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह तो यही हुआ। क कैसे लिखा रहा है, च कैसे लिखा रहा है, ल कैसे लिखा रहा है। अगर इंग्लिश में जाते हैं तो ए कैसे लिखाता है, बी कैसे लिखाता है, यहाँ अल्फाबेट कहेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं वर्ण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यहाँ चलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे साथियों कहा जा रहा है, यहाँ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साथियों। यहाँ कहा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो अब हम लोग चलते हैं वर्ण क्या है। सबसे पहले तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि वर्ण क्या है। तो जैसे क ल लिख रहे थे, तो क भी वर्ण है और ल भी वर्ण है। तो कहा जा रहा है कि वर्ण कितने हैं, ये प्रश्न उठ रहा है। तो वर्ण कितने साथियों? 46 है? नहीं। 51 है? नहीं। 52 है साथियों। हमारा वर्ण कितना है? 52 है ना, 56 भी नहीं, 52 है। अब समझना है कि 52 कौन है। जैसे कवर्ग, कवर्ग में कितने हैं, जरा इसको भी जोड़ लेते हैं। कवर्ग में क ख ग घ अंग है ना, तो 5 हो गए। चवर्ग में भी 5 हो गए, च छ ज झ। यहाँ टवर्ग में भी 5 हो गया। पवर्ग में भी 5 हो गया, प फ ब भ म है ना, 5 करके सब में हुए। एक तवर्ग बच जाता है, तवर्ग में भी 5 है। तो इतना तो हुआ। उसके बाद देखिए अंतस्था, देखिए अंतस्था में कौन कौन आता है? य र ल और व,
इतना, इसमें देखिए 4 है, इसमें कितने हैं 4 है। और फिर ऊष्म, ऊष्म वर्ण जो है उसको कौन कौन कहते हैं, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, इसमें भी 4 है, ये आपका ऊष्म कहलाएगा। ये वर्ग में नहीं लीजिएगा, यह वर्ग का अलग अलग पार्ट इसमें है। यहाँ जो है वर्ग में जाइएगा तो कवर्ग ही है, चवर्ग है, टवर्ग है और पवर्ग है और तवर्ग है। ठीक है, तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 25 तो यही हो गया आपका, यहाँ 25 हो चुका है। अब आगे बढ़िए, इसमें 4 है तो 25 के बाद हम 25 ऊपर में लिख लेते हैं, 25 के बाद 4 हो गया और फिर तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह, फिर ये भी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर साथियों, संयुक्त में जो अक्षर है देखिए कौन कौन है, अक्ष, अक्ष, त्र, तो में रो और दोनों मिला हुआ है, ज्ञ, ज्ञ और नो दोनों मिला हुआ है, और फिर स्र, देखिए स्र, श्रम तालम स्वर रो दोनों मिला हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, ये भी 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 हो गया। अब द्विगुण, देखिए दो दो को और अलग से है द्विगुण, दो गो द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, ड़ और ढ। देखिए तो थ द ध में ट ठ ड ढ है ना, ये है, लेकिन यहाँ पे बिंदु है नीचे, बिंदु है नीचे, इसका मतलब ड़ और ढ है ना, ये दो है, दो व्यंजन, ये इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। उसके बाद अयोग वाह, अयोग, अयोग वाह में कौन कौन है, अंग अ, अंग अ। और उसके बाद ये तो टोटल व्यंजन हो गया, टोटल हम लोग क्या लिए यहाँ पे व्यंजन, तो कितना व्यंजन हो गया, 2 यहाँ और 2 ये, 2 प्लस 2 और ले लीजिए, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 25, 41 हो गया साथियों, इससे 41 हो गया। अब चलते हैं स्वर पे, ये हो गया 41 आपका क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अब स्वर पे चलिए, स्वर में क्या है, अ, आ, ह्रस्व, दीर्घ, है ना, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, और उसके बाद ए, ऐ, फिर ओ, औ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 41 और 11, 41 और 11 कितना हो गया 52। इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल राइट है साथियों। इसको जरा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन उसमें है, कौन अयोगवा है, कौन क्या है, इसको जरूर दिमाग में रखिए, पूछता है कभी कोई, इसलिए 52 हो गया, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं साथियों, अब देखिए बहुत आसान सवाल है, तवर्ग में कौन शामिल नहीं है, तो त में तो है, थ है और द भी है, लेकिन भ नहीं है, भ तवर्ग में नहीं आता है, तो थ द ध आता है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, कहता है कौन शामिल नहीं है। ये बहुत हल्का सवाल है। यहाँ देखिए कह रहा है कि अंतस्थ वर्ग में कौन शामिल नहीं है। देखिए साथियों, अंतस्थ, अंतस्थम कौन सी था, य, र, ल, व, 4 था, अर्थात तो नहीं है, तो इसमें अंतस्थम नहीं आता है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7 के बाद साथियों बढ़ते हैं 8 में। देखिए 8 में कह रहा है ऊष्म वर्ण में कौन शामिल नहीं है। देखिए ऊष्म वर्ण कौन कौन था, ऊष्म में कौन कौन आ रहा था, ध्यान दिए, तालेब स, मूर्धन स, तालेम स, मूर्धन स, दंत स, ये सब तो ये करेगा, हा था एक तो, लेकिन यहाँ पे दे दिया अक्ष, अक्ष तो संयुक्ताक्षर है, अक्षर क्या है, संयुक्ताक्षर है, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऊष्म वर्ण में ये नहीं आता है। चलिए 8 हो गया। अब बढ़ते हैं साथियों 9 में, द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन है। देखिए गौर करिए, वहां हम चर्चा किए थे, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ये ढ ये नहीं है, इसको ढ़ बोलते हैं, ढ़। ठीक है, ये ढ है, उसमें बिंदु नीचे है, इसका मतलब ये अलग है, ये दोनों जो है आपका कह रहा है कौन कौन है, तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन है, सभी लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए कि ये आपका जो द्विगुण है, द्विगुण मात्र 2 ही होता है, 2 ही होता है, यहाँ पे ई में होना चाहिए ओनली ए बी, ई में होना चाहिए, अर्थात अभी तुरंत चर्चा किए थे, ड़ और ढ दुइये होता है, ई ड नहीं होता है, ड नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन ई आपका होगा, अर्थात सिर्फ ड़ होगा और ढ होगा। ठीक है, यही होगा। चलिए 9 के बाद चलते हैं साथियों, यहाँ ऑप्शन गलत दे दिए हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन जो बोथ दिए हुए हैं ना, ये का इसमें हाँ यहाँ डी होता है यहाँ पे अगर, लेकिन यहाँ गलत नहीं किए हम यहाँ नहीं जो नहीं दिए हैं ना, इसीलिए यहाँ का कौन कौन नहीं है, नहीं रहता ना, तो ये हो जाएगा,
डी सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ड न है इसमें, नहीं इसमें रहना था लेकिन नहीं है नहीं। चलिए जिस तरह समझ रहे हैं बढ़िया है। अगला है साथियों कह रहा है संस्कृत और हिंदी भाषा लिखने वाली लिपि कहा जाता है। साथियों हम लोग जब अंग्रेजी परीक्षा देते थे उसमें तो लिखते थे रोमन, रोमन, और हिंदी जब देते थे तो लिखते थे देवनागरी, है ना। और फिर संस्कृत भी देते थे तो लिखते थे देवनागरी। इसका मतलब ये लिपि है, ये लिपि। तो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए लिपि यही है, और रोमन से अंग्रेजी लिखी जाती थी, ठीक है। और फारसी भी अलग है ये उर्दू के लिए। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा देवनागरी, अर्थात तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है आपका। 10 के बाद साथियों 11 में चलते हैं। 11 में, 11 का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वर्ण के भेद हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, और दोनों बोथ, अर्थात दोनों है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर वाला देख लिए थे, स्वर कितना था 11, और व्यंजन कितना था, व्यंजन था 41, और दोनों मिला के कितना हो रहा था 52। और साथियों जान लीजिए कि व्यंजन में स्वर लगा हुआ है तभी कोई व्यंजन बनता है। जैसे क हलंत आधा हो गया प्लस अ, जब तक स्वर नहीं है तो क, च हलंत प्लस अ, जब तक ये पूरा नहीं है तो च, ट हलंत प्लस अ, जब तक स्वर नहीं है तो ट नहीं होगा। अगर यदि माँ लिखते हैं माँ तो क्या होगा म हलंत प्लस अ, अब फिर म हलंत प्लस अ, जब तक नहीं है तब तक ये मामा बनता ही नहीं है ना। आकार 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 ओ नहीं आकार, है ना। तो मोह हलन प्लस आ, मोह हलन प्लस आ, अर्थात ये मामा बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि स्वर और व्यंजन का परिभाषा क्या हो गया, जो स्वयं या स्वतंत्र रूप से बोली जा सके जो वर्ण उसे कहते हैं स्वर वर्ण। अर्थात स्वर्ण वर्ण अ आ ई उ ए ओ। इसको पढ़ने का तरीका भी है। अगर स्वर को आप पढ़ रहे हैं, देखिए इसको हम देते हैं स्वर का, अगर यदि आप पढ़ रहे हैं तो स्वर को पढ़ने का ये तरीका, जैसे अ आ ई, है ना। थोड़ा सा झुकाव ज्यादा देना होगा, क्योंकि प्रेशर नहीं दीजिएगा तो वो दीर्घ पता ही नहीं चलेगा। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये है ना। तो अ आ ई उ ए ओ, है ना। इसी तरफ तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, और एक री छूट गया, तो इतना क्या था हमारा स्वर था। तो ये जब तक ये और आई ये नहीं लेगा, जैसे मान लो की सा नो, एक देख लीजिए, तो क हलंत प्लस हर्षई, चूंकि हर्षई है तो ये वाला ई लगेगा, प्लस स्व हलंत प्लस आ, और प्लस नो हलंत प्लस अ, तब ये बना की सा नो, तभी बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता। इसीलिए ये दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को बैठना है। देखिए स्वर वर्ण कितने हैं साथियों, स्वर वर्ण कितने, अभी तुरंत हम लोग देखे थे ओ से लेकर के, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए समय ज्यादा क्या देना इसमें, यहाँ कह रहा है स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुट, ये तीनों है साथियों, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों, है ना। ह्रस्व स्वर में कौन शामिल नहीं है, देखिए अभी तुरंत हम लोग देख लिए थे स्वर में ह्रस्व या दीर्घ। देखिए इसमें था ह्रस्व, है ना, ह्रस्व और दीर्घ, हम बोले थे ना। ह्रस्व में हो जाएगा कौन कौन, अ ई उ, है ना, ये नहीं रहेगा, उ ए, ये हो गया ह्रस्व। दीर्घ में क्या होगा आ ई उ ऐ, ये आपका हो गया। तो ह्रस्व में कहता है ह्रस्व स्वर में कौन शामिल नहीं है, तो अ तो है, ई तो है ना, रीवी तो है, ये नहीं है, ये नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर क्वेश्चन कर रहा है दीर्घ स्वर में कौन शामिल नहीं है, दीर्घ स्वर में कौन शामिल नहीं है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिस पर ज्यादा जोर लगाना पड़े। ह्रस्व में क्या था, हल्का बोलते थे, जैसे अ ई उ, तो क्या बोलते हैं अ ई उ। लेकिन अगर दीर्घ में जाते हैं आ ई उ, है ना। तो जिस पर ज्यादा जोर लगाना पड़े उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। तो यहां देखिए आ ई उ, लेकिन इसको क्या बोलेंगे उ, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ये ह्रस्व है, इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं हम लोग।
ज़्यादा प्रेशर इस पर नहीं देते हैं। चलिए डी ऑप्शन। आइए साथियों अब थोड़ा सा हम इंग्लिश को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंग्लिश लेना था लेकिन क्वेश्चन पहले हिंदी बन गया था, इसीलिए इंग्लिश बाद में लिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। डू यू गोइंग, देखिए साथियों, डू यू गॉन, डू यू गो, डू यू गोज। साथियों एक चीज ध्यान रखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का है ये। जैसे राम, राम प्लेज, है ना, राम प्लेज, रोहित, रोहित एंड सीता गो। तो यहाँ साथियों अगर यदि प्लूरल वर्ब, प्लूरल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा अर्थात गो लगेगा। लेकिन इसका क्वेश्चन होगा डू यू गो, डू यू गो क्वेश्चन मार्क, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। तो साथियों यहाँ देखिए वो चीज यहाँ मिल रहा है, डू यू गो, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा ये भी ध्यान दीजिए। डू यू के बाद V1 होना चाहिए, गो होना चाहिए, यहाँ V4 दे दिया तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए डू यू के बाद V1 होना चाहिए गो, यहाँ दे दिया गोन अर्थात V3 तो ये भी गलत हो गया। डू यू के बाद गो होना चाहिए, यहाँ दे दिया V5, गो ही दे दिया, ये भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिए ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। चलिए साथियों देखिए ये सवाल को आप, यहाँ कह रहा है कि विच इज नॉट ए वर्ड ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट का एक वर्ड नहीं है। जैसे विकेट तो है, 3 गो स्टंप होता है ना, 3 विकेट। वाइड तो है, जैसे गेंद अगर यहाँ से चली गई तो ये वाइड कहा जाता है ना, वाइट, विद्यार्थी सब बोलते हैं वाइट, वाइट बॉल, वाइट बॉल जो कि होता है वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, मतलब ज्यादा चौड़ा में चला गया। LBW लेग बिफोर विकेट होता है, लेग, जैसे कि अब मान लीजिए यहीं पे गेंद आया और यहाँ पे पैर है खिलाड़ी का और ये पैर में गेंद टकरा के यहाँ रुक गया तो इसको कहते हैं लेग बिफोर, मैंने पैर आपका, बिफोर मैंने पहले, विकेट से पहले पैर आ गया, इसलिए यहाँ पे अगर सीध में आया गेंद को टेस्ट करके देखा तो आउट दे दिया जाता है। तो ये भी है। फुटबॉल नहीं है साथियों, यहाँ पे चलता है ड्यूज बॉल या तो टेनिस बॉल, छोटी गेंद चलती है, फुटबॉल तो इतना बड़ा बॉल होता है ना, तो इसलिए फुटबॉल इसका वर्ड नहीं होगा, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए कह रहा था कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे फुटबॉल नहीं है। 17 के बाद चलते हैं साथियों 18। 40 सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरूर इस वीडियो को देखिएगा। विच इज नॉट इन दिस ग्रुप, कहता है इस ग्रुप में कौन नहीं है। जैसे पेन है, बुक है, दो तो मिल गया का मतलब पढ़ने लिखने का चीज है ना, तो पढ़ने लिखने की चीज, यहाँ बुक, बुक दे दिए और यहाँ पे पेन, बुक, गुड, डॉग, यहाँ पे ऑप्शन में गलत पड़ गया। यहाँ पे आपको पेन ठीक है, बुक भी सही है, दोनों पढ़ने का चीज है, डॉग हो गया और गुड, गुड्स दे दीजिए, मैंने कोई निर्जीव या निर्जीव वस्तु का चीज ले लीजिए, ये भी निर्जीव, ये भी निर्जीव, ये भी निर्जीव, गुड्स मतलब सामान, मटेरियल, लेकिन डॉग क्या है, सजीव है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी लगाइए। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन के उलट पुलट में ऑप्शन आपका गलत दिया होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ लगाइए। चलिए निकलिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा देखिए डी वन का क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव ए, क्या है, आई हैव ए, वर्क होगा कि वर्किंग होगा कि वर्कड होगा कि वर्क्स होगा, या गौर कीजिए। देखिए आई हैव ए वर्क, वर्क है वर्ब, लेकिन यहाँ प्रयोग हो रहा है नाउन के तरह में, जैसे आई हैव ए बॉल, आई हैव ए वर्क, आई हैव ए वॉक, वॉक का भी प्रयोग करते हैं नाउन की तरह हम लोग, वॉक का भी प्रयोग, इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव ए वर्क हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन ए लगा दीजिए। वर्किंग नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, वर्क्स नहीं होगा, अर्थात नाउन की तरह जब प्रयोग होता हो तो आई हैव ए वॉक, आई हैव ए वर्क, आई हैव ए हेडेक, है ना, HEADACHE, हेडेक। चलिए तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को अगर यदि आप सुधारना है, देखिए हम सुधार के इसको बना देते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सा सुधार के बनाते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को हम सुधार दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है विच इज नॉट इन दिस ग्रुप, तो पेन तो है पढ़ने वाला चीज, बुक भी है पढ़ने वाला चीज, पेंसिल है लिखने वाला चीज, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, डॉग है कुत्ता, ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सवाल 18 का देखिए, 19 भी देख चुके हैं, अब 20 नंबर का देख लीजिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है साथियों, इसको देखिए इसको देखिए। यहाँ कह रहा है सी स्टडीड इन 10th क्लास, सी वाज ए, कहता है कि सी वह जो है सो 10वीं क्लास में पढ़ती है, पढ़ी, वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तो क्या थी, टीचर थी, नहीं भाई, वो पढ़ती जब थी तो टीचर कैसे हो जाएगी, फार्मर थी, नहीं, किसान भी नहीं होगी, पढ़ रही थी ना, बैंकर्स होगी, नहीं, बैंक में काम कैसे, पढ़ रही थी, इसका मतलब उसमें वो क्या थी, स्टूडेंट थी। यही सब छोटा छोटा हल्का हल्का सवाल आपको मिलेगा साथियों देखने बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, 20 हो गया, 50% क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं।
अब यहाँ पे आइए, अब चल जाते हैं ये सोशल साइंस की ओर। इस्लाम धर्म के पैगंबर कहलाए, कौन कहलाए? यीशु कहलाए? नहीं भाई, यीशु नहीं। यीशु तो, ईसा मसीह तो थे ये ईसाई धर्म के। सूफी संत नहीं, मोहम्मद साहब हुए। मोहम्मद साहब कहलाए, इस्लाम धर्म के पैगंबर कहलाए। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सब SCERT बुक से लिया गया साथियों, जो हम किताब में पढ़ रहे हैं वही आपको हम दे रहे हैं। ये अलोल जलोल क्वेश्चन नहीं है, जो SCERT का किताब है उसी से मैं डायरेक्ट किताब को पढ़ के देता हूँ। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? साथियों ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी में इतनी सारी किताब है जो दुनिया के लिए भी ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। साथियों खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? ये कहाँ, पटना में है, रांची में है? पटना है, रांची है, दिल्ली है, भागलपुर है? साथियों ये पटना में है। बहुत बड़ी ये लाइब्रेरी है। साथियों इसके बारे में कहा जाता है, आधुनिक पटना स्थित खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने व समझने के लिए प्रमुख स्रोतों का केंद्र है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का ये केंद्र है। इसमें साथियों अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी प्राप्त होती है। साथियों इसलिए ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण अभी के समय में है। इसलिए यहाँ पे अपने राज्य तो है ही, पूरे देश के भी विद्यार्थी आकर के अध्ययन करते हैं और यहाँ से लुत्फ उठाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। यहाँ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सब SCERT बुक से ली गई है। देखिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। रायतरंगिनी ग्रंथ किसकी रचना है? साथियों रायतरंगिनी ग्रंथ किसकी रचना? अकबर की? नहीं साथियों। बाबर की? नहीं साथियों। कलहन की रचना है साथियों। बहुत बड़ी चीज है साथियों। रायतरंगी जो रचना है ये कलहन की है। और इस रचना में, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है आगे आएगा। इसमें साथियों कश्मीर के इतिहास का वर्णन कलहन ने किया था उसमें, कश्मीर के इतिहास का वर्णन। इसलिए ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए 23 नंबर के बाद 24 नंबर सवाल में सारा ये SCERT बुक से ली गई है। रायतरंगिनी ग्रंथ किससे संबंधित है? आगे सवाल ये दिल्ली के इतिहास से, पटना के इतिहास से? नहीं, दिल्ली पटना के नहीं। कोलकाता इतिहास से? नहीं साथियों। ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन कलहन साहब ने उसमें किए थे और उसका नाम रायतरंगिनी रखा था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बार बार आता है साथियों, बड़े बड़े एग्जाम में आता है, यहाँ तो आना ही है। चलिए अगला सवाल है, अल बेरूनी की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? रायतरंगिनी, तहकीक ए हिंद, तारीख उल हिंद? साथियों ये अल बेरूनी द्वारा, रायतरंगिनी तो कलहन द्वारा लिखा गया, इसलिए नहीं होगा, यही होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों जान लीजिए ये जो अल बेरूनी जो लिखे हैं, तहकीक ए हिंद या तारीख उल हिंद दोनों नाम से इसे जाना जाता है, उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी इससे मिलती है। अल बेरूनी ने जो वर्णन किया है इसमें, इस किताब को जब पढ़िएगा तो जो मध्यकालीन भारत हमारी है उसका जो विस्तार से आपको सामाजिक रीति रिवाज, धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अल बेरूनी द्वारा लिखी गई किताब है तहकीक ए हिंद और कलहन द्वारा लिखी गई है रायतरंगिनी। रायतरंगिनी किससे संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। और तहकीक ए हिंद कब संबंधित है? उस समय तत्कालीन भारत के, मध्यकालीन तत्कालीन भारत के, उसमें समाज, धर्म, रीति रिवाज, टोका टोटकी, झाड़ फूक, फलना चिलना सब इसमें रहता था। इसलिए ये चीज आपका ये चलेगा। इसलिए बी ऑप्शन लगा दीजिए साथियों, बी ऑप्शन। बहुत अच्छी किताब से ही संबंधित हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठाएं साथियों, जो कि SCERT 7th क्लास में ये दी गई है। अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखी है? अकबरनामा, देखिए नाम तो अकबर लगल है, अकबर और क्या है नामा, लेकिन क्या अकबर ने लिखी? नहीं साथियों। कलहन ने लिखी? नहीं। अबुल फजल ने इसको लिखी है, इसको अबुल फजल में लिखी साथियों। और ये अकबरनामा में अबुल फजल ने जो इसका वर्णन किया है उसमें अकबर के शासनकाल का, इसमें जो है ना अकबर के समय में जो शासनकाल था उसमें का जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में अबुल फजल में बहुत अच्छा से वर्णन किया है। इसलिए ये भी किताब बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, अकबरनामा बात उठेगी हम लोग अकबर लगा देंगे, नहीं, अकबर ने लिखा नहीं, अकबर के समय में शासनकाल की जो व्यवस्था थी उसे वर्णन करने के लिए अबुल फजल ने इस किताब को लिखा। इसीलिए ये किताब आपकी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे ये किताब आखिर रायतरंगिनी कलहन ने, तहकीक ए हिंद अल बेरूनी ने, और ये किताब आपका हो गया अकबरनामा, तो अबुल फजल ने लिखी है। चलिए ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। अगला सवाल है साथियों, देखिए अकबरनामा में किसके शासनकाल का प्रशासन और राजनीतिक चित्रण है? तो अभी तुरंत आ गया अकबर के शासनकाल का, यही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाबर नहीं, शाहजहां नहीं। अर्थात अकबर के शासनकाल का जो वर्णन है वो अकबरनामा में है। और ये अकबरनामा जो किताब है वो किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी थी
ये किताब अभी तुरंत देखे साथियों हम लोग, अबुल फजल ने, इसलिए तीनों किताब का नाम याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है साथियों, एकदम बिल्कुल 7th क्लास के ये किताब से हम उठाए हैं, ये इतिहास से है। अर्थात यहाँ का राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। साथियों जब भारत, जब ये 700 से 1200 ईस्वी के दरमियान में भारत में बहुत बदलाव आए, बहुत सारे राजा अपने आप को उत्पन्न कर लिए, और जो राजा, जो उसके राजा के अधीन में जो जिसको दास बना के रखा गया था, जिसको बंदी बना के रखा गया था, वही सब जब राजा कमजोर पड़ा तो वही सब उठ करके और खड़े हो गए और स्वयं को राजा घोषित कर लिया। उसी में ही पहला स्थान है 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान नाम का, ये दंतिदुर्ग नाम का व्यक्ति था जिसने उठ करके और अपने वंश एक स्थापना कर ली जो कि उस शासनकाल में थी। और ये किसी के जिसके अंदर में थी वही जब कमजोर पड़ा वो राजा, तो यही उठ करके और खुद उसी ने एक नया वंश स्थापित कर लिया और उसका नाम क्या रखा, राष्ट्रकूट वंश। किसने स्थापित किया, दंतिदुर्ग ने। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, फिरोज शाह नहीं होगा, बलबन नहीं होगा। चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल है सही, लगा दीजिए। साथियों अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। हाँ, इसको जब स्थापित किए दंतिदुर्ग ने तो पाटलिपुत्र नहीं, मुंगेर नहीं, दिल्ली नहीं, मान्यखेत में थी। ये कहाँ थी, मान्यखेत में। अर्थात राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जब हुई तो उसका राजधानी कहाँ था, मान्यखेत। चलिए 29 हो गया साथियों, अब 30 नंबर में आते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद भी और होगा। अरबों से लोहा लेने वाले राजा कौन थे। अरबों से लोहा लेने वाले दंतिदुर्ग नहीं साथियों, नागभट्ट थे। ये अरबों से बहुत बढ़िया से लोहा लिए, अरबों को एकदम, अरबवासी जो अरब के जो योद्धा थे उसे ये इन्होंने नाकोदम चब्बा दिया था, है ना, चने चब्बा दिया था, इसलिए नागभट्ट का नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। अरबों से लोहा लेने वाला व्यक्ति यही था। चलिए अब आते हैं साथियों, देखिए कहता है सामंतवादी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है। सामंतवादी व्यवस्था क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई राजा दो, साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, 400 से लेकर के जो 1200 ईस्वी तक की जो युद्ध हुए हैं, जब पहले भी युद्ध होता था ना, उसके बीच में जो कभी युद्ध होता है तो जो राजा हार जाती थी उसका राज्य जो है जीतने वाला राजा अपने अधीन में ले लेता था। लेकिन नहीं, इस दरमियान में जितने युद्ध हुए तो जो राजा हारते थे उसे वो अपना राज्य दे दिया जाता था, लेकिन जो जीतने वाला राजा होता था, जीतने वाला राजा वो राजा अधिपति राजा कहलाता था, वो राजा अधिपति राजा कहलाता था। और हारने वाला जो राजा था उसे ही कहते थे सामंत, सामंती, है ना, उसे सामंती कहते थे। और उस पर बहुत जो हार जाता था उसके ऊपर कंडीशन लगा दिया जाता था, ठीक है। और भूमि भूस्वामित्व या तो उससे संबंधित सेवा कुछ शर्तों के अधीन जो है सो कि राज तुमको लौटा रहे हैं लेकिन तुम्हें मेरे अधीन काम करना पड़ेगा, उसके अधीन। अर्थात जीतने वाले अधिपति राजा के अधीन में ही सामंती राजा काम करता था। अर्थात देखिए भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा की कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को ही सामंती व्यवस्था कहते हैं। अधिपति राजा को ही अपनी स्वामी मानने की व्यवस्था, माने वो जो हारने वाला राजा था वो अधिपति राजा को ही अपना स्वामी मान लेते थे और उनके पास बीच बीच में हाजिरी देते थे, बीच बीच में जाके तोहफा देते थे, कुछ न कुछ मटेरियल सामान बहुमूल्य वस्तु ला करके भेंट करते थे अधिपति राजा के पास। अर्थात ये दोनों ऑप्शन सामंती व्यवस्था में था। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल में साथियों। अब मैथ का ले लिए हम। देखिए यहाँ से मैथ का सवाल आ गया साथियों। कहता है 82/100 को दशमलव भिन्न में कैसे लिखें। 82/100 सब सुबह में जो वीडियो गया था साथियों वो दशमलव भिन्न था। हम बताए थे जितना नीचे शून्य है उतना अंक के पहले दशमलव पड़ेगा। तो 82 शून्य कितना 1 2, तो 82 में भी 1 2 अर्थात दशमलव यहाँ आ जाएगा। कितना हो गया 0.82, बस 0.82 हो जाएगा, बस बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ का आ रहा है 32 के बाद 33, 32 से फिर आ गया क्या, ये 2 बार सवाल आ गया, 32 से आ गया फिर से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल बेसी हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ का आ रहा है कि 15/2, देखिए इस सवाल को, ये है आपका सरलीकरण का है। 15/2 माइनस, है ना, ऐसे है 15/4 और माइनस ये 5 माइनस 6/2, 6/2 को हल कीजिए साथियों। इसमें देखिए, इसमें साथियों यहाँ पे इसको जो है ना, हम पहले क्या करते थे, जो एक सेंटेंस हम लोग याद किए थे, पहले का करी, फिर भाग, फिर गुना करी, फिर जोड़ घटा, उसी का आधार पर करेंगे। दूसरी बात ये तो है, और दूसरी बात क्या है कि साथियों ब्रैकेट अगर बड़ी है उसके बाद मंझली ब्रैकेट है मिडिल, और उसके बाद छोटी है और उसके बाद
बार है रोड ब्रैकेट, सबसे पहले इसको बार को हल करना है, फिर छोटी को हल करना है, फिर मंझली को हल करना है, और उसके बाद कैपिटल को हल करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ साथियों, ये छोटी दिया हुआ है। तो चलिए हल करते हैं इसको जरा सा, फिर से इसको लिख लेते हैं। चलिए जगह नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 15/2 माइनस 15/4 माइनस 5 माइनस 6/2, इसको हल करना है। तो देखिए साथियों 15/2 तो ये रहेगा माइनस, है ना, ये 15/4 और माइनस में कितना, ये कट के कितना हो जाएगा 3। तो 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। फिर आगे बढ़िए 15/2 माइनस 15/4 और माइनस 2 हो गया। तो 2 यहाँ एलसीएम जो लेते साथियों, ये 4 है तो 4 दूना 8 हो जाता। चलिए इतना तो हो गया। ये 15/2 माइनस 15 में 8 गया तो 7/4। अब 4 से लीजिएगा एलसीएम, एलसीएम जब 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तो मैंने 15 दूना 30 माइनस ये 7, कितना हो जाएगा, देखिए ये 30 माइनस 7 ये हो जाएगा कितना 23/4। देखिए साथियों बी ऑप्शन होगा बिल्कुल 23/4। इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह बना लीजिए, इस तरह का सवाल आता है बार बार, बना लीजिए इसको अच्छी तरह से। चलिए कह रहा है, देखिए साथियों फिर वही कर रहा है 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 5, ये सवाल को हल करना है। मैंने देखिए हल कीजिए 10 माइनस 10 माइनस और 10, अरे 10 में 5 गया तो 5 बचेगा, है ना। अब फिर इसको घेर दीजिए। चलिए फिर हल कीजिए 10 माइनस, फिर आगे बढ़ाते जाना है। पहले देखिए हम छोटी ब्रैकेट को हल कर लिए, आप जा रहे हैं मंझली ब्रैकेट को हल करना। तो 10 माइनस फिर 10 में 5 गया तो 5 ही बचेगा। आप कैपिटल ब्रैकेट को हल करेंगे, स्मॉल को हल कर लिए, मिडिल को हल कर लिए, उसके बाद आप कैपिटल पर आ रहे हैं। तो 10 माइनस 5 गया तो 5, अर्थात जब अंतिम में घटाते हैं कितना आएगा, 5 ही आएगा। अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए बहुत ही लाजवाब सवाल है साथियों, ये सब सवाल बनाना बहुत जरूरी है, यही तरह का सवाल आएगा। कह रहा 12 मीटर कपड़े का मूल्य 75 रुपये हो तो 225 रुपये में कितने मीटर कपड़े खरीदे जा सकते हैं। सवाल है यहाँ पे देखिए साथियों 225 रुपये में, उल्टा पूछा है 225 रुपये में, एक ही नियम का है, ये एक ही नियम का है। तो चूंकि 225 रुपये हमको पूछ रहा है सबसे पहले, तो हम 75 में देखेंगे कि 75 रुपये में 75 रुपये में कितना मीटर कपड़ा, 12 मीटर। इसलिए 1 रुपये में कितना हो जाएगा, 12/75, 12/75 मीटर। इसलिए रुपया हटा दिए, 1 रुपया ले आए, आप 225 करेंगे। तो जब 1 रुपया लाए तो यहाँ भागा दिए, लेकिन अब गुना करेंगे 225 तो इधर भी गुना होगा। इसलिए कितना हो जाएगा 225 रुपये बराबर 12/75 गुना 225 मीटर। तो 75 तिया, तो 12 तिया ही 36 मीटर। कितना कपड़ा होगा, 30 46 नहीं साथी 36 होगा, अर्थात ऑप्शन 36 मीटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, आप लोग भी पॉज करके हल कर लीजिए। पहले हम लाइव क्लास नहीं दे पाए आज की, तो उससे मतलब क्या है, आप लाइव है समझिए इसको, और आप पहले हल कर लिए, उसके बाद मेरे सवाल को जो हम बनाते हैं उसको देखिए। आप पहले ही पॉज करके हल कर लिए, उसके बाद मेरे कैलकुलेशन को देखिएगा। यदि एक मजदूर को 30 दिनों की मजदूरी 6000 रुपये है, तो 9000 कमाने के लिए उसे कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा। चूंकि देखिए कह रहा है 6000 रुपये के लिए 30 दिन काम करता है, इसलिए 1 रुपये में कितना दिन काम करेगा, 30/6000 दिन, है ना, इतना काम करेगा। अब कह रहा है 9000 रुपये में कितना दिन काम करेगा। तो जब 9000 यहाँ तो गुना हो जाएगा, 30/6000 गुने 9000, तीनों शून्य काट दीजिए, 6 5 तो 5 नंबर 45 दिन उसको काम करना पड़ेगा, है ना। वो बेचारा मजदूर को कितना 60 नहीं 40 नहीं 45 दिन काम करना पड़ेगा साथियों, 45 दिन तक काम करना पड़ेगा। चलिए 35 हो गया। अब 36 नंबर सवाल में आ रहे हैं साथियों। देखिए कह रहा है एक यात्री अपनी यात्रा का 2/5 भाग 8 दिनों में पैदल तय करता है, 8 दिनों में पैदल करता है, तो वह यात्री शेष यात्रा को कितने दिनों में पैदल तय करेगा। साथियों यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। यहाँ कह रहा है 2/5 भाग, ठीक है, मान लीजिए पूरा भाग 1 है, तो 2/5 भाग को करने में कितना दिन लगाया, 8 दिन, पैदल से 8 दिन। तो यहाँ 1 भाग करिए, 1 भाग निकालिए, कैसे निकालिएगा, ये 2 से पहले कटा दीजिए, 2 से कटाइए तो 4 होगा, अरे 5 से गुना हो जाएगा, तो 4 5 यहाँ 5 है नीचे, तो 5 यहाँ नीचे गुना हो जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 4 5 20 दिन। साथियों चूंकि 2/5 भाग तो 8 दिन में चल गया, तो शेष जो भाग होगा, शेष भाग, तो यही 20 में से 8 घटा दीजिए, कितना दिन लगेगा, 12 दिन। शेष भाग के लिए उसको
12 दिन लगेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए अब 36 के बाद साथियों 37 में चल रहे हैं। 37, यदि 16 मजदूर एक मकान की पुताई 20 दिनों में करते हैं तो 40 मजदूर उसी मकान की पुताई कितने दिनों में करते? साथियों चूंकि जानते हैं काम वर्क और टाइम का है ना, तो 16 मजदूर एक मकान की पुताई 20 दिन में, तो यदि हम इसको आधा करें, 8 मजदूर करें तो मतलब 20 गुना 40 दिन लगाएगा। इसका मतलब एक दिन अगर कर दें तो 20 गुना 16 हो जाएगा, है ना, 20 गुना 16 दिन हो जाएगा। ये 20 गुना 16 दिन हो जाएगा। अब हम जैसे 40 मजदूर लगाते हैं, एक से जैसे 40 मजदूर बढ़ाते हैं तो ये दिन घटेगा, अर्थात 20 गुना 16 बटा 40 होगा। तो 20 दूना और 2 8 कितना होगा, क्या दिन में? 8 दिन में पूरा करेगा। 8 दिन में। एक एक नियम से तुरंत हल कर लीजिए, ज़्यादा समय इसमें मत दीजिए। चलिए 37 के बाद साथियों 38 आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, देखिए ये सवाल तो बार बार पूछता है। एक फौज के 300 सिपाहियों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि राशन सामग्री के प्रयोग होने के पहले ही 150 सिपाही बाहर चले गए तो शेष सिपाहियों के लिए वो राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? देखिए अब समझिए जरा सा, 300 फौज सिपाही है, उसमें 150 चलिए गया, बचा कितना? 150। लेकिन हम पहले कितना लाए? तो पहले 300 फौज के लिए हमने कितना सामग्री कितना दिन के लिए रखा? 15 दिन के लिए। ठीक है, 300 फौज के लिए हमने कितना दिन का सामग्री रखा? 15 दिन के लिए। एक फौज के लिए क्या हो गया? 15 गुना 300 दिन। अब जैसे मेरा फौजबा हो गया 150, चूंकि घट क्या हो गया 150, तो 15 गुना 300 बटे 150, 150 गुना 2 तो 15 गुना 30 दिन। बस आंसर हो गया 30 दिन। यहाँ सी ऑप्शन लगेगा, हालांकि एक ऑप्शन नीचे भी है, देखिए ये ऑप्शन है, लेकिन आपको लगाना कौन है? सी ऑप्शन लगाना साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये सब सवाल अक्सर पूछता है। अब यहाँ देखिए इस सवाल को थोड़ा सा, ओह बहुत बड़ा है, चलिए इसको सुधार लेते हैं। साथियों यहाँ पूछ रहा है एक कैंप में 1200 छात्रों के लिए 30 दिनों की भोजन सामग्री है। 1200 छात्र के लिए 30 दिनों की, 1200 छात्र के लिए 30 दिनों की, तो एक छात्र के लिए कितना होगा? 30 गुना 1200। अब कह रहा है कि 21 दिनों के बाद 300 छात्र बाहर चले गए, 21 दिनों के बाद। तो अब गौर कीजिए, यहाँ पे वो तो इतना है, लेकिन यहाँ गौर करना है कि 21 दिन के बाद चला गया तो दिन कितना बचा? 30 माइनस 21 बराबर 9 दिन। 9 दिन के लिए बचा है ना, 9 दिन के लिए खाना हमारा बचा हुआ है। साथियों यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए जरा सा, कैलकुलेशन कर लिए पहले। 1200 छात्र के लिए कितना दिन का? 30 दिन का। 21 दिन बाद 300 छात्र चले गए तो दिन अब कितना हो गया घट के? 30 दिन में 21 दिन चला गया तो 9 दिन बचा। ठीक है, और छात्र कितना? 1200 माइनस 300 अर्थात 900 बचा। तो गौर कीजिए 1200 के लिए हम खाना दिए थे 30 दिन के लिए, तो 21 दिन तक तो खाना खाया। 1200 छात्र गुने 21 दिन, इतना दिन तो खाना खाया, तो 1200 छात्र गुने 9 दिन तो खाना मेरा बचल है ना। 1200 छात्र का 9 दिन का खाना बचा हुआ है, लेकिन अब 9 दिन में छात्र मेरा घट गया, ये एक छात्र बराबर इतना हो गया। अब 9 दिन में, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं हम कि 1200 छात्र का खाना कितना है? 9 दिन, तो एक छात्र का तो 9 गुने 1200 दिन, लेकिन छात्र अब बचा है कितना? 900, इसलिए 900 का निकालिए कितना हो जाएगा? बटे 900, तो दोनों शून्य काट दीजिए और 9 9 कट गया, अर्थात 12 दिन। 12 दिन खाना चलेगा बाबू, 12 दिन साथियों। चलिए 12 दिन खाना चलेगा, इसलिए ऑप्शन सी लगा दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, देख लीजिए अंतिम क्वेश्चन। यहाँ ये भी सवाल अपने बनाइए आप, ये सवाल बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ भी वही करा, एक कैंप में 1800 छात्रों के लिए 40 दिनों का भोजन है। ठीक है, अब 10 दिनों के बाद 450 छात्र चले जाते हैं, दिन कितना हो गया? 40 माइनस 10 कितना दिन बचा? 30 दिन। ठीक है, और छात्र कितना बचा? तो 1800 माइनस 450 अर्थात 1350। इसका मतलब है यहाँ चूंकि 1800 छात्र तो मेरा जो है सो 30 दिन तो खा लिया खाना, 10 दिन के लिए 10 दिन 30 दिन के बाद गया तो 30 दिन तक तो खाना खाया। इसका मतलब 1800 छात्र के लिए 10 दिन का तो खाना है, 10 दिन तक, इसलिए एक छात्र के लिए तो 10 गुने 1800 इतना दिन का तो भोजन है। अब छात्र बचा ले कितना? 1350, इसलिए 1350 छात्र के लिए तो 1350 से भाग लग जाएगा, है ना। 1350 से
भाग लग जाएगा, इसको भाग कटाइए। साथियों इस सवाल को जरा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। कह रहा है एक कैंप में 1800 छात्र 40 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिनों के बाद 10 दिन बाद चले गए, मैंने 40 - 10 अर्थात 30 दिन तक भोजन अब बचल है। तो 1800 छात्र के लिए 30 दिन का भोजन है, 30 दिन का, तो एक छात्र के लिए तो 30 गुना 1800, ठीक है, इतना दिन का भोजन बचल है। अब क्या हो रहा है कि इसमें छात्र बचल है 1350, है ना, 1800 - 450, 1800 - 450 मैंने 1350 छात्र बचा हुआ है। तो 1350 छात्र के लिए क्या होगा, तो 1350 से भाग दे दिए, शून्य कटाइए, और ये आप दीजिएगा 45, 45 को 4 से कटाइए और एक शून्य दीजिए, 40, अर्थात 40 दिन का भोजन बचा हुआ है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, ये सवाल आप वीडियो अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो 91 35 85 82 24 पर आप हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे 2 चैनल है, एक पेड ग्रुप भी है जो 199 रुपया मात्र में ले रहा हूँ, और उसमें टेलीग्राम में टेस्ट की सुविधा और ये सब आपका लाइव क्लास, और दूसरी बात है कि जो PDF है वो आपको बिल्कुल मुहैया कराता हूं। तो चलिए साथियों, हमारे चैनल के साथ जुटिए, और अगर यदि पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ पुनः हाजिर होता हूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।